हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी। ऐसे टॉपिक्स आपको यूट्यूब में काफ़ी कम देखने को मिलता है क्योंकि ऐसा टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है, जो आपके सिर्फ पेड ग्रुप में पढ़ाया जाता है। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इससे पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। जो हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का, जो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी से, साथ में आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको व्याख्या सही दिया जाएगा। मतलब पूरा डिटेल में, चाहे बीपीएससी 1 हो, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3, उसका क्वेश्चन आंसर और व्याख्या सहित मिलेगा सिर्फ 300 में सोशियोलॉजी का कंप्लीट नोट्स। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर सोशियोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप का ग्रुप जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, हर एक चीज़ आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने जेंडर परफॉर्मेटिविटी की अवधारणा प्रस्तुत की है? पहला ऑप्शन है जूडिथ बटलर, ऑप्शन बी है सिमोन डी, या ऑप्शन सी गेल रुविन, या ऑप्शन डी है मिशेल फुको। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो आपने पहले कभी देखा भी ना हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी पेड ग्रुप के आपको क्लासेस मिलते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी कम मिलते हैं। तो आज सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे बस देखते जाओ और ट्राई करो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का, जिससे आपको लगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा, कितना गलत करा। और क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, जूडिथ बटलर ने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का विचार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेंडर जो होती है वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक मानदंडों को बार बार किए जाने वाला प्रदर्शन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनका जो विचार था इसको लेकर इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था। ठीक है, किस कोई पक्ष में था, कोई विरोध में था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जो आपने देखा होगा जीआईआई, जो बहुत बार आपने इंडिया में इसका इंडेक्स निकालता है जीआईआई। तो आपको बताना है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या मापता है। पहला ऑप्शन आर्थिक असमानता, जेंडर आधारित असमानताएं, गरीबी का स्तर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है जेंडर, तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर डिटेल में पढ़ते हो तो जीआई प्रजनन स्वास्थ्य सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी में जेंडर आधारित असमानताओं को मापता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सी नारीवादी लहर ने जेंडर और लैंगिकता के अंत संबंध पर जोर दिया था? पहला ऑप्शन है पहला लहर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये कोरोना का लहर नहीं है। ये आपको कौन सी नारीवादी लहर के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोरोना को सोचकर मत टिक आउट कर देना, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वेव। याद रखना कि तीसरी नारीवादी लहर ने जेंडर, जाति और लैंगिकता जैसे अन्य संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक मॉडल का उपयोग कर विकलांगता का अध्ययन किया? पहला ऑप्शन एमिल दुर्किम, ऑप्शन बी है माइक ओलिवर, ऑप्शन सी एडविन कॉफमैन, या ऑप्शन डी कॉल मार्क्स। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक ओलिवर। माइक ओलिवर ने सामाजिक मॉडल को विकसित किया, जिसमें उन्होंने हानि और विकलांगता के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कीर थ्योरी मुख्य रूप से किसने विकसित की है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी विषम लैंगिकता की सामान्यीकरण, ऑप्शन सी जेंडर भूमिकाएं, या ऑप्शन डी शक्ति और प्रतिरोध। तो क्वेश्चन 5 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि इंटरसेक्शनलिटी शब्द किसने गढ़ा था? एंजेला डेविस ने, किम्ब्रियल क्रेसा ने, बेल हुक्स ने, या बेटी फ्राइडन ने? देखो इसका मतलब होता है भेदभाव, ठीक है? जितने भी आपके भेदभाव होते हैं समाज में, उस प्रणाली को समझने के लिए इंटरसेक्शनलिटी का शब्द को उपयोग किया था किम्बल क्रेसा ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो याद रखना ही है आपको, कि भारत में कौन-सा अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संबोधित करता है? ठीक है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन-सा ऐसा अधिनियम है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को संबोधित करता है? और इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में इसे लाया गया था, जो अधिनियम भारत में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो इस आर्टिकल प्रोटेक्शन को याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जो कि आर्टिकल एक्ट जो है 2019 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है जूडिथ बटलर, सिमोन डी बाउवार, बेटी फ्राइडेन, या गायत्री सिपोक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 9 की कौन सा सिद्धांत जेंडर के सामाजिक निर्माण पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक सिद्धांत, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, या संरचनावादी सिद्धांत। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार जेंडर भूमिकाएं जैविक नहीं होते बल्कि सामाजिक मानदंडों द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि रेडिकल फेमिनिज्म का मुख्य ध्यान किस पर है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, पितृसत्ता और उसका उन्मूलन पर, श्रम अधिकार पर, या जेंडर की तरलता पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉरी 10 का क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्ता और उसकी उन्मूलन, जो कि आपके पितृसत्ता को समाप्त करने और जेंडर समानता प्राप्त करने पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एबलिज्म शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन क्षमता के आधार पर भेदभाव, ऑप्शन बी समानता का प्रचार, ऑप्शन सी विकलांगों के लिए वकालत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमता के आधार पर भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित है? ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा,
ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन, ऑप्शन सी जिनेवा सम्मेलन या पेरिस समझौता। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस नारीवादी विचारक ने कहा था कोई स्त्री बनती है जन्म से नहीं होती? इस क्वेश्चन को याद करना काफ़ी फेमस एक कोट है। तो आपको बताना है कि फेमस कोट किसके द्वारा दिया गया था जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इस किसका कोट है। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सिमोन। सिमोन डी बाउवार्ड ने बताया कि कैसे सामाजिक मानदंड महिलाओं के पहचान को आकार देता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी का मुख्य ध्यान किस पर है? फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी का मुख्य ध्यान किस पर है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ज्ञान उत्पादन में महिलाओं के दृष्टिकोण, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी सार्वभौमिक मानवाधिकार या ऑप्शन डी जैविक अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन में महिलाओं का दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि हेटेरोनॉर्मेटिविटी का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन विभिन्न लैंगिकताओं की स्वीकृति, ऑप्शन बी विषम लैंगिक संबंधों का सामान्यकरण, ऑप्शन सी जेंडर तटस्थता या ऑप्शन नंबर डी समान प्रतिनिधित्व। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषम लैंगिकता संबंधों का सामान्यकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि पितृसत्ता क्या है? मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको बताना है कि पितृसत्ता क्या होता है और उम्मीद करता हूँ इसमें किसी का भी गलती नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया भी था पितृसत्ता मतलब होता है समाज में पुरुषों का प्रभुत्व। ठीक है, जो आपके फादर है उनके जो एसेट होते हैं, जो उनका प्रॉपर्टी होता है वो बेटों को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मातृसत्ता वो होता है जो आपको केरल और आपको तेलंगाना साइड या फिर मणिपुर साइड देखने को मिलता है जहाँ पे माता के प्रॉपर्टी पर, उनके एसेट पे उनकी बेटियों का हक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का उद्देश्य क्या है? आपने उम्मीद मैंने सुना होगा जेंडर मेन स्ट्रीमिंग बहुत काफ़ी टॉपिक्स फेमस है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है जेंडर के बीच समानता, पुरुष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, रूढ़ियों को बढ़ावा देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेंडर के बीच समानता। याद रखना कि जेंडर मैन स्ट्रीमिंग नीतियां बनाने के सभी स्तरों पर जेंडर दृष्टिकोण को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि कौन सी अवधारणा लिंग, जाति और वर्ग जैसे भेदभाव की परस्पर जुड़ी प्रणालियों को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है अंत संबंधता, सामाजिक अस्थिकरण, जेंडर समानता या सचनात्मक असमानता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि ग्लास सीलिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है महिलाओं की प्रगति में अदृश्य बाधाएं, ऑप्शन नंबर बी है कार्यस्थल पर जेंडर समानता, ऑप्शन सी है सभी के लिए समान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
नॉन ऑफ द अबव आपका डी ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि क्यू थ्योरी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेटेरोनॉर्मेटिविटी का चुनौती देना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि जेंडर अध्ययन में डबल बर्डन का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन, महिलाओं को घरेलू और पेशेवर दोनों क्षेत्र में कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी है दोहरी आय वाले परिवार, या ऑप्शन सी पुरुषों की दोहरी जिम्मेदारियां, या ऑप्शन डी जेंडर आधारित हिंसा। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि जो आपकी महिलाओं को घरेलू और पेशेवर दोनों कार्य क्षेत्र में काम करना। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी नारीवादी लहर एल जी बी टी क्यू और अधिकारों से सबसे अधिक जुड़ी होती है। जो एल जी बी टी क्यू और प्लस राइट से, पहली लहर, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरी लहर। याद रखना नारीवाद की तीसरी लहर में एल जी बी टी क्यू प्लस अधिकारों को शामिल किया गया, जो आपके जेंडर पहचान में विभिन्नता पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 23, विकलांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है एबलिज्म, नस्लवाद, लिंगवाद या आयुवाद। तो उसे कहा जाता है एबलिज्म। ठीक है, एबलिज्म होता क्या है। तो एबलिज्म का तात्पर्य होता है विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक भेदभाव या पूर्वग्रह से, मतलब उनके बीच आपको उनको भेदभाव करना, उनके साथ आपने ना बैठना, उनको चिढ़ाना, इससे कहा जाता है एबलिज्म। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा समाजशास्त्री विकलांगता को सामाजिक निर्माण के रूप में अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है एविंग गॉफमैन, टॉलकोट पार्सन्स, एटनी गिडेंस या हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एविंग गॉफमैन। ठीक है, याद रखना कि गॉफमैन एक कलंक पर काम करते हैं। उन्होंने ये दर्शाया कि जो विकलांगता होती है उनको कैसे देखा और सामाजिक रूप से उनको कैसे निर्मित किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज के वीडियो में हमने टोटल 25 ही क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि जेंडर पे गैप का तात्पर्य क्या है। जेंडर पे गैप, यहाँ पे फ़ोन पे या गूगल पे मत समझ लेना, इसे जेंडर पे गैप कहते हैं। इससे आप क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सभी सभी जेंडर के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर बी है जेंडर के बीच वेतन असमानता, बोनस भुगतान योजनाएं या नौकरी के लिए संतुष्टि के स्तर। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेंडर के बीच वेतन असमानता। ठीक है, जो कि आप पुरुष हो चाहे आपकी महिला हो, उस आय के अंतर को दर्शाता है कि आपने कितना इनकम जनरेट करते हो। ये सब कुछ आपको बताया जाता है जेंडर के बीच असमानता के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी और तैयारी करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो सिर्फ 500 में कंप्लीट नोट्स, जिसके अंदर सोशोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, हर एक टॉपिक्स आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी, जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सोशोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है। साथ में आपको मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन
कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। इतना सब कुछ मिल रहा है सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कल शाम 5 बजे आपका बिहार स्पेशल का चौथा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप इस ग्रुप को जॉइन करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।